बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो दिन गुजर रहे हैं, इमरान खान के गुस्से और नफरत में इजाफा होता जा रहा है। कभी हुकूमत को धमकी देते हैं, कभी इदारों को। सियासी मुखालफिन के हवाले से गुफ्तगू में नफरत और कराहत बढ़ती जा रही है, और यही नहीं, इमरान खान के इर्द गिर्द रहने वाले भी इमरान खान के अब मिजाज से घबराएंगे। खान ना तो किसी से मशवरा लेने के मूड में और ना ही किसी की मजाल है कि वो इमरान खान की मर्जी और मंशा के खिलाफ मशवरा दे दें। अब इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को पैगाम दे दिया कि वो हमारे एहतजाज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, वरना हमारी स्ट्रेटजी मुख्तलिफ होगी। वो स्ट्रेटजी क्या होगी, इसका इशारा तो मैं आपको दे देता हूँ। वज़ीर आला KPK महमूद खान ने धमकी दी है कि आइंदा लॉन्ग मार्च में सूबे की फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। KPK की हुकूमत और इसके अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो किया, इसका बदला ज़रूर लेंगे, किसी सूरत में उनको नहीं बख्शेंगे। इमरान खान लॉन्ग मार्च की दोबारा कॉल देंगे तो KPK की फोर्स इस्तेमाल करूँगा, हम नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म को अल्टीमेटम देता हूँ, अपना हक हम छीन कर लेंगे। आप इस बयान से आप इसकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सूबे की पुलिस दूसरे सूबे से लड़ रही होगी। क्या तहरीक इंसाफ की दूसरी लॉन्ग मार्च पेशावर पुलिस की बख्तर बंद गाड़ियों में आएगी और पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस पर गोलियां और आंसू गैस बरसाएगी? इससे पहले हमने देखा था कि KPK में लॉन्ग मार्च को कुछ नहीं हुआ और एक शेल भी नहीं चला। जो कुछ हुआ वो पंजाब में ही हुआ। तो क्या KPK की फोर्स पंजाब में घुसकर लॉन्ग मार्च को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी? ऐसी बातें करना जिसका मकसद सिर्फ इंतशार हो, इससे ना तो मुल्क का कोई फ़ायदा होने वाला है, ना ही तहरीक इंसाफ को, बल्कि उल्टा ये तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगा। और दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं कि लॉन्ग मार्च में तहरीक इंसाफ की क़यादत की मायूस कुन कारकर्दगी थी और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे से इस तरह नाकामी तबाही से कम नहीं। इसलिए इमरान खान को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर असम्बलियाँ तहलील ना हुई तो 1.25 साल बाहर बैठना बहुत मुश्किल है। इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि ये बात इमरान खान को समझ तो आ रही है, लेकिन इसका फैसला कोर कमेटी पे छोड़ दिया। अगर कोर कमेटी ने फैसला किया तो तहरीक इंसाफ की असेंबलीज में वापसी की उम्मीद की जा सकती है। इमरान खान ये तासुर दे रहे हैं कि वो अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ जिहाद करें और इसमें वो किसी हद तक भी जाने को तैयार है। वैसे तो इमरान खान अपनी हुकूमत के जाने का मलबा अमेरिकन पर डाल रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि तहादियों को हुकूमत महंगाई और बद इंतज़ामी के नाम पर मिली। लेकिन बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत पर भी दिल पर पत्थर रख के महंगाई का रास्ता इख्तियार किए हुए। गरीब को ये बात किसी सूरत समझ नहीं आती कि GDP क्या है, IMF क्या है, मौशी तरक्की क्या है। गरीब आदमी अपने घर की हालत देख कर अंदाज़ा लगाता है कि मईशत ठीक चल रही है या नहीं। पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, बिजली की कीमत बढ़ने वाली है। शहबाज शरीफ का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के इजाफे के अपने पहले बयान से यू टर्न लेना पड़ा। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि अगर इस मुल्क के फैसले IMF नहीं करने हैं तो इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने का क्या फ़ायदा। लेकिन इमरान खान मईशत की विकेट पर खेलने की बजाय अमेरिकन साजिश को बेहतर बयानियाँ समझते हैं। और लोग पूछते हैं कि भुट्टो ने एटम बम बनाया, इस्लामी ब्लॉक बनाने की बुनियाद रखी, हेनरी किसिंजर ने दुनिया के लिए मिसाल बनाने की धमकी दी और फिर कुछ नहीं हुआ। किसी ने डबल गेम की तो अमेरिका ने साबिक सियासी लीडरों की वापसी का रास्ता खोल के मुशर्रफ को घर भिजवा दिया। कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी लाया तो अमेरिका नाराज हुआ, किसी ने एटमी धमाके किए तो अमेरिका नाराज हुआ। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे ने CPEC बंद कर दिया, अमेरिकन फौजियों को जब अफगानिस्तान से जा रहे थे उनकी इस्लामाबाद में खातिर तवाज़ो की, मेहमान नवाजी करके सेफ एंड साउंड घर भेजा, मुल्क की तरक्की की शरह नमू जो है उसको नेगेटिव कर दिया, महंगाई 500 गुना बढ़ गई, चाहे अद्वियात हो, ग़िज़ाई अजनास हो, सर्विसेज हो या कोई और शोबा, हर तरफ महंगाई का जिन छाया हुआ है। पाकिस्तान अपने मार्ज़ वजूद से ही IMF की गुलामी में चला आ रहा है, लेकिन जितना गुलाम इमरान खान की हुकूमत ने बनाया शायद ही तारीख में किसी ने बनाया हो। 3 साल में 4 वज़ीर ख़जाना और सबकी पॉलिसीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ, जिस वजह से मईशत तबाही के दहाने पे आ गई, मुल्क की कर्जे डबल हो गए और एक ईंट भी नहीं लगी। बजट खसारा कुल आमदनी के बराबर चला गया। तो ऐसे में इमरान खान ने ऐसी कौन सी मुल्क की खिदमत की कि अमेरिका इनसे नाराज़ हो जाता। अमेरिका को तो खुश होना चाहिए था। डॉक्टर हफीज़ पाशा के मुताबिक पाकिस्तान का बजट का खसारा जो है 5,600 अरब रुपए, यानी कुल महसूलात के तकरीबन मुसावी। गुज़िश्ता 71 बरस का कर्जा 30 खरब रुपए और 3.5 बरस की हुकूमत का कर्ज 21 खरब, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों के 10-10 बरस में लिए गए उन कर्जों से बहुत ज़्यादा है। इस तरह इमरान खान पाकिस्तान को आज़ादी दिलवाने के बजाय पाकिस्तान को मुआशी गुलामी में 4 कदम आगे ले गए। GDP $53 बिलियन कम हो गई, सर्कुलर डेट डबल से भी ज़्यादा हो गया और इसमें 1400 अरब का सिर्फ इजाफा हुआ। गैस सेक्टर का खसारा 300 अरब से 1500 अरब पर पहुंच गया। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का खसारा जैसे स्टील मिल्स, PIA और दीगर अदारे हैं, इनका खसारा 3.5 साल में 4 गुना बढ़ गया, यानी 2,500 अरब से 10,500 अरब तक पहुंच गया। और मुल्क की मईशत को इस अंजाम तक पहुँचाने के बाद अब इमरान खान दोबारा लड़ाई झगड़े का रास्ता इख्तियार किए गए।
اب لڑائی جھگڑے کا انجام کیا ہوتا ہے اس کا تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا عمران خان اس طرح چل سکتے ہیں؟ تو میرے خیال سے تو بالکل نہیں, اور عمران خان کے ارد گرد بیٹھنے والوں کا بھی یہی خیال ہے. اب JUI بلوچستان کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے. بلدیاتی انتخابات میں پنجاب میں نون لیگ ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی, اور اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے تو آپ کے ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. 1971 میں بھی مجیب الرحمان کے مینڈیٹ کو ماننے سے انکار کیا گیا, اور اس کا انجام سب نے دیکھ لیا. باقی باتیں بھی ایک حقیقت ہے, آپ انہیں چلنے دیں, وہ آپ کو نہ چلنے دیں, اور ملک کا ناقابل تلافی نقصان تو پہلے ہی ہو چکا ہے. باقی کسر یہ مزید لڑ کر نکال دیں گے. ہر مرض کا علاج احتجاج, جلسے, جلوس اور دھرنے تو نہیں ہو سکتا. جس کا مشورہ آپ کو پسند نہ آئے اس کا نمبر آپ بلاک کر دیتے ہیں. خان صاحب اپنی پارٹی سے پوچھے بغیر قومی اسمبلی سے استعفے دے دیتے ہیں. پہلے آپ نے لانگ مارچ کی تاریخ کو خفیہ رکھا, پھر 2 دن کے نوٹس پہ غصے میں اعلان کر دیا, 1.5 مہینہ لانگ مارچ کی عمارت تعمیر کی, پھر خود ہی ٹھوکر مار کے توڑ دی اور پشاور جا کے بیٹھ گئے. ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف میں آمریت کا نظام ڈٹ کر رائج ہو گیا. اب اس وقت عمران خان کے فیصلوں کی وجہ سے کہاں کھڑی ہے وہ؟ پاکستان کا وزیر اعظم نون لیگ سے, اپوزیشن لیڈر نے اگلا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑنا ہے. تحریک انصاف کہاں پہ ہے؟ چیئرمین نیب ان کی مرضی کا ہے, بوری وزیر اعظم ان کی مرضی کا, الیکشن کمیشن کا سربراہ ان کی مرضی کا. ابھی آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں, پھر الیکشن کے بعد یہ آپ کو یاد آ جائے گا, پھر آپ پوری قوم کا جینا حرام کریں گے. ایسا کیسے تک چلے گا؟ کب تک چلے گا یہ ملک؟ اوپر سے اسرائیل کے صدر نے کہہ دیا کہ پاکستان کے وفد سے ملاقات ہوئی ہے, جس کے بعد نون لیگ اور تحریک انصاف نے معاملے ایک دوسرے پہ ڈالنا شروع کر دیا. کوئی کہتا ہے یہ منصوبہ بندی تحریک انصاف کے دور میں شروع ہوئی, کوئی کہتا ہے یہ واقعہ نون لیگ کی حکومت میں پیش آیا, جس کے رد عمل میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ اسرائیل کا دورہ کرنے والے PTV کے اینکر کو برطرف کر دیا گیا. اینکر نے دورہ اپنی ذاتی حیثیت میں کیا تھا. فلسطین کی حمایت میں پاکستان کی پالیسی میں نہ تبدیلی آئی ہے نہ آئے گی. فلسطین پر پاکستان کی ریاستی پالیسی واضح اور بابائے قوم قائد اعظم کے فرمودات میں مبنی ہے. عمران خان نے 4 میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر کے کہا تھا کہ ایک تصویر آئی ہے, ایک پاکستانی وفد پہلی بار اسرائیل گیا, یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں, یہ لوگ بھارت سے بھی سمجھوتا کر کے کشمیریوں کو بیچیں گے, جس پہ مریم نواز نے پلٹ کر عمران خان پہ وار کیا. پاکستان میں واحد تم ہو جس کا اسرائیل سے خاندانی واسطہ ہے. جھوٹے خط, جھوٹی عالمی سازش, قتل کا جھوٹا ڈرامہ فیل ہونا, اور تاریخ کے سب سے بڑی ناکام لانگ مارچ کے بعد اب اسرائیلی وفد بھیجے جانے کی انتشار خان کی ایک اور 2 نمبری. فتنہ خان پورے پاکستان میں واحد شخص تم ہو جس کا اسرائیل سے براہ راست خاندانی واسطہ ہے. ایک مسلمان پاکستانی کے مقابلے میں زیک گولڈ سمتھ کی انتخابی مہم چلانے میں میں تمہیں وارننگ دیتی ہوں, جھوٹ بولنے سے باز آ جاؤ ورنہ منہ چھپانے کی جگہ نہیں. بندہ جائے تو کتنے جائے, یہ ملک کدھر جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہماری حفاظت کرے. اللہ حافظ.